हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी वेयर वी लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज हम लोग क्लास 11th में सेशन 2022-23 के कोर्स स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग ओवरव्यू देखें तो कोर्स स्ट्रक्चर जो है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए जो है वो इकोनॉमिक्स में एक पार्ट है छोटा सा जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स। पार्ट 2 जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट 3 जो है वो है प्रोजेक्ट वर्क। पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स का वेटेज 40 मार्क्स का है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेटेज 40 मार्क्स का है और ये जो प्रोजेक्ट वर्क है जो कि एंटायरली टीचर्स के हाथ में होता है या हम लोग कह सकते हैं इंटरनल असेसमेंट का रहता है, वो 20 मार्क्स का है। मतलब इसमें थोड़ा सा भी मेहनत कर लोगे तो 18-19 स्कोर कर लेंगे और हो सकता है हम लोग क्लास के टॉपर बन जाए, स्कूल के भी टॉपर बन जाए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आज पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना है और हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे बहुत ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पे पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स से। तो पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स में मेनली यूनिट्स की हम लोग बात करें तो यहां पे 3 यूनिट्स है। पहली जो यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन और कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तीनों को हम लोग चारों को अगर मिला लेते हैं तो इसका टोटल जो मार्क्स का वेटेज है वो है 13 मार्क्स, जो कि बहुत इजी है गेन करना। दूसरे हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग थर्ड यूनिट पे आते हैं इसमें, तो स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन है। यहां पे बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशंस करने हैं जो कि ऑलरेडी आप 9th और 10th में कर चुके हैं। तो स्कोर करना स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही आसान है। अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो 40 आउट ऑफ 40 लाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो हम लोगों ने पार्ट ए देखा जिसमें कि 3 यूनिट्स हमारी कवर होने वाली है। अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें मेनली 4 यूनिट्स है और 4 यूनिट्स का वेटेज ऑफ मार्क्स को हम लोगों ने सब डिवाइडेड किया है। तो 40 मार्क्स डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। 4 मार्क्स इंट्रोडक्शन के, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के 15 मार्क्स, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के 15 मार्क्स और फॉर्म्स ऑफ मार्केट के है 6 मार्क्स। तो हम लोग सम टोटल अगर करें तो ये 40 मार्क्स हो जाता है। पार्ट सी पे हम लोग आ जाते हैं तो इसका जो वेटेज है वो है प्रोजेक्ट वर्क। मैंने अभी भी कहा कि ये सब कुछ किसके हाथ में है, स्कूल टीचर के हाथ में है। तो स्कूल टीचर से बना के रखनी पड़ेगी तभी जाके हम लोगों को मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बना के रखो भाई। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है इसमें आपको क्या सिखाने वाले, आप क्या सीखने वाले। 9th-10th में आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी बिल्कुल बेसिक लेवल पे। अब हाई लेवल पे हम लोगों को इस तरीके से काम करना है, क्या सीखना है और एक्सपेक्टेशन क्या है सीबीएसई की कि बच्चा जो पढ़ रहा है वो किस तरीके से पढ़ रहा है, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे ये बोलता है कि ये जो कोर्स है वो डिजाइन किया गया है ताकि आपकी स्किल्स गेन हो जाए। यहां पे अब स्किल्स गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो खूब सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। अब ये डेटा क्या होता है, किसी भी चीज की मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को हम लोग डेटा कहते हैं। सबसे इजी लैंग्वेज में हमें डेटा समझ में आ गया। तो ये डेटा को क्या करना है हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स में, तो सबसे पहले उसको डेटा को कलेक्ट करके लाना है। हम लोगों ने कलेक्शन कर लिया, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो हमारे काम की नहीं होगी तो उसको हम लोग यहां से हटा देंगे। तो हटाने का जो तरीका होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बुक्स बहुत सारी खरीद के ले आते हैं हम लोग, बट कुछ लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोग कलेक्शन तो करके ले आए मगर जो काम की चीजें हैं उसको हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर दिया। इसी तरीके से हम लोग उसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। तो हमारे स्टैटिस्टिक्स में ये जो स्किल्स डेवलप कर रहे हैं वो डेटा को कलेक्शन करने की कर रहे हैं, दूसरा ऑर्गेनाइज करने की कर रहे हैं और तीसरा बोलता है यहां पे प्रेजेंटेशन होगा। अब ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन होगा तो मगर किस वे में होगा, तो 2 तरीके हैं। एक तो क्वांटिटेटिव मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दूसरा होता है क्वालिटेटिव मतलब उसकी स्पेशलिटी बता के। जैसे आपकी हॉबी होगी कोई स्पोर्ट्स खेलना तो ये आपकी क्वालिटी है, बट आपके स्कूल में जो मार्क्स आएंगे वो किससे आएंगे, तो वो आएंगे क्वांटिटेटिव से। तो ये कॉम्बिनेशन होगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का। आगे हम लोगों से ये कहता है कि हम हर चीज को सिस्टमैटिकली करना सीखे। स्टैटिस्टिक्स हमें ये सिखाता है पाई चार्ट, ग्राफ, डायग्राम्स के हिसाब से अगर जो भी हम लोग कलेक्शन करते हैं उससे फायदा ये होता है कि सारी चीजें क्या हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। यहां पे हम लोग बात करेंगे तो डाटा हम लोगों को क्या करना है, सिस्टमैटिकली अरेंज करवाना सिखाएंगे ये स्टैटिस्टिक्स में। आगे ये बोलता है कि यहां पे कुछ टूल्स देंगे। अब टूल्स क्या होते हैं, तो टूल्स का मतलब जो भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है उसके छोटे छोटे मेथड्स दे देंगे जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। तो
यहाँ पे ये जो टूल्स है ये हम लोगों को एनालाइज करना सिखाएंगे, कंक्लूजन निकालना सिखाएंगे, इंटरप्रेट करना सिखाएंगे, और हम लोग को ये भी सिखाएंगे कि हमें जो इकोनॉमिक डेटा मिला है वो हम लोग कहां कहां किस किस जगह पे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट यूनिट पे। अब फर्स्ट यूनिट में हम लोग को क्या क्या कवर करना है, तो फर्स्ट यूनिट जो है वो है हमारा इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पूछता है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो टीचर ने पूछ लिया एकदम से क्या होता है भाई इकोनॉमिक्स, तो हमने कहा कुछ पैसे वैसे से रिलेटेड होता होगा। अब टीचर ने ये पूछ लिया कि ये कहां से आया है वर्ड, तो हम लोगों को नहीं पता, तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया। अब टीचर ने यही वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया तो भी क्वेश्चन मार्क लग गया। मतलब हम लोगों को बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में पता होना चाहिए कि किस कंट्री से ये वर्ड आया है, और ये क्या दो पार्ट का वर्ड है या सिंगल वर्ड है, कहां से आया है, कब लाया गया, ये सब हम लोग को व्हाट इज इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा बोलता है इसकी मीनिंग क्या होगी, मतलब एक जन अगर बोल रहा है, एक व्यक्ति अगर बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स ऐसा होता है, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग ये समझ जाए कि इकोनॉमिक्स ऐसा ही होता होगा। हो सकता है उसमें कुछ बग्स आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक अगर व्यक्ति बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स ऐसा होता है तो हम उस पर ट्रस्ट कर ले। तो इसका मीनिंग हम लोगों को समझना। हम लोग स्कोप की बात करेंगे। अब ये कहां कहां तक के इस्तेमाल हो सकता है पूरे वर्ल्ड में यूज हो जाए, या हो सकता है एक छोटे से अर्बन एरिया में यूज हो, या छोटे से रूरल एरिया में यूज हो, तो ये कहां कहां तक के यूज हो सकता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप में। फंक्शंस किस तरीके से काम करेगा, ये हो सकता है कि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं वो हम लोग यहीं से कैलकुलेट करना सीख जाए, तो घर में मॉनिटरिंग कर लेंगे, पैसा बचा लेंगे, ये सब हम लोग को फंक्शंस में समझाने वाला है। क्या जरूरत है इसकी, तो हम लोगों को ये स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंस के थ्रू पता चलेगा कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहां कहां काम आने वाला है। तो ये हम लोगों को फर्स्ट यूनिट में पूरा का पूरा पढ़ना है इकोनॉमिक्स, और उसके बारे में मीनिंग, स्कोप, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यूनिट 2 पे हम लोग आते हैं। यूनिट 2 कॉम्बिनेशन है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन का। अब मैंने आपको बताया कि जब हम लोग मार्केट जाते तो बहुत सारी चीजें कलेक्ट करके ले आते हैं। अब ले आए घर कलेक्ट करके, मगर देखा कि यार सारी चीजें तो जरूरी नहीं थी, बट कलेक्शन हो गया। और कलेक्शन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ कलेक्शन ऑफ डेटा करना है। यहाँ पे वो शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी है, डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करके लाना है। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा में आपको सिखाएंगे कि कहां से डेटा लेके आना है, घर के पड़ोस वाले से डेटा लेके आना है, कि अप कंट्रीज से लेके आना है, कि विलेज एरिया से लेके आना है। तो आपको डेटा कलेक्ट करने के तरीके सिखाए जाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन करना आपको सिखाया जाएगा। यहां पे आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पे कि दूसरा जो पार्ट है इसका, उसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़े सिस्टमैटिक वे में रखना। जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो ये फेंक दिया, वो फेंक दिया, अब होता क्या है, मम्मी गुस्सा हो जाती है, पापा गुस्सा हो जाते हैं। जब ये गुस्सा हो जाएंगे तो फिर क्या बोलेंगे, ये चीजों को सही से संभाल के रखो, सही जगह रखो, मतलब क्या करो, उसका ऑर्गेनाइजेशन करो। तो ये हमारे को सिखाने वाले हैं कि डेटा का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होने वाला है। आपके पास अगर कोई वेरिएबल है, कोई नंबर है, उसको कहां रखना है, कहां कैलकुलेट करना है, क्या उसमें बॉडमास रूल लगेगा, क्या उसमें मल्टीप्लिकेशन लगेगा, क्या उसमें डिवीजन लगेगा, तो ये वेरिएबल को किस तरीके सिस्टमैटिक मैनर में रखना है, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में सिखाया जाएगा। फिर हम लोग आते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम लोगों ने कलेक्शन करा, ऑर्गेनाइजेशन कर लिया उसका, अब हम लोगों को बताना है कि हाँ हमारा काम पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये सारे काम जो हम लोग करने वाले हैं वो किसके थ्रू करेंगे, प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो प्रेजेंटेशन में दो तरीके होंगे प्रेजेंटेशन के। पहला, या तो हम लोग टेबल बना के बता दें उनको, या तो अलग अलग तरीके से डायग्राम बना के बता दें हम लोग। तो हमारे पास प्रेजेंटेशन के दो तरीके होने वाले हैं। पहला जो है वो टेबुलर प्रेजेंटेशन है, और दूसरा जो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप है। तो ज्योमेट्री का यूज करके जो हम लोग डायग्राम्स या हम लोग टेबल्स बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे यहां ज्योमेट्रिक फॉर्म। हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूज करके जो डायग्राम बनाएंगे उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डायग्राम। तीसरा, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ, जिसमें टाइम सीरीज ग्राफ बताया जाएगा। मतलब जब हम लोगों का बर्थ हुआ था उसके बाद हम लोगों ने कैसे 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 अपनी ग्रोथ करी है, ये सब हमें टाइम लाइन ग्राफ में बताया जाएगा। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम लोगों को कुछ अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, जिसमें मेनली टेबुलर प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
हम लोग आते हैं यूनिट 3 पे। अब ये बोलता है स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। आप लोगों को टूल दिए गए हैं, हो सकता है उन टूल से आप लोग कोई बहुत अच्छी क्या करो, मूर्ति बना लो, हो सकता है, बिल्कुल। तो यहां पे ये चीज भी हमें याद रखनी है कि स्टैटिस्टिकल टूल में जो भी आपको टूल मिल रहे हैं उससे आप कोई ना कोई पर्टिकुलर अच्छा शेप बनाएं, कोई अच्छा आर्ट शो कर पाए। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स में जो स्टैटिस्टिकल टूल है, यहां पे आपको मेथड सिखाए जाएंगे कि आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल है उसको आप किस तरीके से प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये सब स्टैटिस्टिकल टूल में सिखाया जाएगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब जो भी आप डेटा का कैलकुलेशन कर रहे हो उससे रिजल्ट क्या आप फॉर्म कर पा रहे हो, दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा होता है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग अब इस पे बात करते हैं। तो इसमें बोलता है कि स्टैटिस्टिकल टूल और इंटरप्रिटेशन में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का हमें क्या चाहिए, फिर सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना हम लोगों को यहां यूनिट 3 में सिखाया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें आएंगी। तो इसने बोला सबसे पहले आएगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है और सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेंट्रल टेंडेंसी को क्या करना है, मेजर करना है। अब क्वेश्चन मार्क आ गया, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। तो किसी भी चीज की, किसी भी क्वेश्चन की अगर आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू या अप्रोक्सीमेटली किसी क्वेश्चन का आंसर दे देते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। मेनली स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट होती है मीन, मीडियन और मोड से, जो कि ऑलरेडी आप लोग कवर कर चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मार्क्स स्कोर करना 40 आउट ऑफ 40 बहुत ही आसान है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। क्लास 8, 9, 10 में थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने साइंस पढ़ा है तो उसमें हमें डिस्पर्शन आया था। तो व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन मतलब वो अपनी जगह से डिस्पर्स होकर वो कहां तक के जाती है, उसको हम लोगों ने बोला था डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वैसे ही इकोनॉमिक्स में जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आता है, इसमें आपकी जो भी एक्चुअल वैल्यू होती है और आपने जो भी कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू निकाली है उसको हम लोग कहते हैं यहां पे डिस्पर्शन। अब इसमें अलग अलग बहुत सारे कैलकुलेशन है, मेथड्स है, उसको हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो सारे के सारे मेथड्स हम लोग इसमें समझेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं नेक्स्ट कोरिलेशन की। अब हम लोगों को पता है कि स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी सीरीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, वेयर द डेटा इज गिवन इन द सिंगल फॉर्म, जहां पे डेटा आपको सिंगल दिया हुआ है या एक्स दिया हुआ है उसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। जहां पे फ्रीक्वेंसी आ जाए और एक्स भी दिया हो, वहां पे गिवन हो, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे डिस्क्रीट सीरीज। तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, जहां पे आपको डेटा लिमिट्स के फॉर्म में दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों सीरीज के कॉम्बिनेशन है। बट यहां पे अगर सीरीज में दो डेटा दे दिया, तो अब दो डेटा जब दे दिया और उसको मर्ज करके जो आपको कैलकुलेशन करना है तो इसको हम लोग कहते हैं कोरिलेशन। अब कोरिलेशन में भी ये बोलता है कि आपको मीनिंग और प्रॉपर्टीज बताना है। पहले तो कोरिलेशन होता क्या है, क्या क्या काम करता है, किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन हो सकता है। दूसरा स्कैटर डायग्राम के थ्रू बताना है इसको। स्कैटर का मतलब क्या होता है, ब्रेक, छोटे 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 डॉट्स के फॉर्म में अगर आप किसी डायग्राम को बना के दिखाएंगे तो ये हम लोग बोलेंगे स्कैटर डायग्राम। आगे हम लोग बात करते हैं कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है तो किस मेथड से करना है, कौन बताएगा कि किस मेथड से करना है। तो कार्ल पियर्सन ने एक मेथड बताया कि दो सीरीज को कैसे हम लोग कंपाइल करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कार्ल पियर्सन मेथड। देखिए इसमें लिखा हुआ 2 वेरिएबल अनग्रुप्ड डेटा, मतलब दो वेरिएबल लगभग रहेंगे और उसके साथ हमें क्रब करके आंसर जो मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग कोरिलेशन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग इंडेक्स नंबर पे। अब ये इंडेक्स नंबर क्या होता है, तो इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि जब भी हम दो डेटा को मर्ज करते हैं, हो सकता है कि हम लोग मार्केट में आज शुगर केन खरीदने चले जाए या हो सकता है हम लोग पोटैटो परचेज करने चले जाए, तो वहां पे प्राइस कैसे पूछेंगे, तो बोलेगा वो दुकान वाला कि 80 रुपए किलो। तो इसमें दो चीजें बोल दी उसने, एक तो उसने 80 रुपए बोल दिया जो कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस थी, और 1 किलो मतलब क्वांटिटी भी बोल दी। तो दो चीजों को मर्ज करके कैसे रिलेशन बना सकते हैं हम लोग, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं यहां पे इंडेक्स नंबर में, जिसके फिर अलग अलग इंडेक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर। तो ये सारे के सारे अलग अलग मेथड्स है जिससे हम लोगों को क्या करना है, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है। तो होलसेल में क्या होगा, होलसेल में हम लोग पूरे मार्केट की बात करेंगे।
यहां पे बोलता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? 1% की अगर हम लोग कैलकुलेशन की बात करें कि भैया उसको क्या पसंद है, क्या लेके आना है, जैसे आप लोगों को चॉकलेट्स पसंद होगी मगर उसमें भी आपका ब्रांड डिसाइडेड होगा, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? आपको जो पसंद है वही लाके देना पड़ेगा, उसी ब्रांड का लाके देना पड़ेगा और उतनी ही क्वांटिटी लाके देनी पड़ेगी। तो इस तरीके के जो रिलेशंस होंगे प्राइस और क्वांटिटी के, वो हम लोगों को पढ़ने होंगे इंडेक्स नंबर में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं पार्ट बी पे। ये बोलता है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स तो हम लोग समझ लेंगे भाई क्या होता है, मगर उसका एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब कोई एक सिंगल इंडिविजुअल या किसी एक की बात होती है। तो इकोनॉमिक्स में जब किसी एक की बात होगी तो उसकी सब्जेक्ट की स्टडी को हम लोग बोलेंगे यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला जो हमारा यूनिट है इंट्रोडक्शन, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जाएगा। बट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारी इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड। पहली जो हो गई वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई और दूसरी जो हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। तो माइक्रो और मैक्रो के बीच में क्या डिफरेंस होगा? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जहां पे सिंगल इंडिविजुअल की बात हो, और जहां पे एक से ज्यादा की बात होगी उसको हम लोग ले लेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में। आगे बोलता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करती है। तो हम लोगों को ये भी सारी की सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी? पढ़नी पड़ेगी, तभी तो जाके हमारे मार्क्स आएंगे 40 में से। तो अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी ये क्या होता है। तो पूरी कंट्री में जो एक जैसी प्रॉब्लम है सबको फेस करनी पड़ रही है। जैसे हमें पता है कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा स्कार्स है, बहुत कम है हमारे पास और समय भी कम है, तो हम लोगों को उसको कैसे यूटिलाइज करना है, मिनिमम वेस्ट करना है, मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट करना है। तो ये सब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पे नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। अब कंज्यूमर तो मैं भी हूं और आप भी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज खरीद के हम लोग कंज्यूम तो करते हैं, बट कंज्यूमर के साथ ये वर्ड जोड़ दिया इक्विलिब्रियम। अब ये वर्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जहां पे दोनों ही वैल्यू बराबर हो, या तो वो अप बराबर हो या तो वो डाउन बराबर। तो ऐसी कंडीशन जहां पे जो भी कंज्यूमर ने पैसा दिया है, पैसा लगाया है और उतने का ही उसको सेटिस्फेक्शन मिलने लग जाए, तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बाद एक और वर्ड जुड़ जाता है डिमांड। तो एक पर्सन जो भी मार्केट से खरीदना चाहता है उसको हम लोग कहते हैं यहां पे डिमांड। मगर इकोनॉमिक्स में डिमांड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। हो सकता है कि वो खरीदना तो चाहता हो मगर उसके पास पैसा नहीं हो सकता है वो लोन लेना चाहता हो मगर वहां पे बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। तो ये सारा का सारा हम लोगों को पढ़ना है डिमांड में। अब डिमांड में भी दो पार्ट आ जाते हैं, तो डिमांड के पूरे मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है वो एक पार्ट, और इसके कैलकुलेशन को हम लोग अलग पार्ट में पढ़ने वाले हैं जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस तरीके से देखें तो यूनिट 5 जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड है उसमें देखा जाए तो 3 पार्ट हो गए। एक तो पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया और डिमांड के 2 पार्ट हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पे बात करेंगे यहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं, किसकी, काय की कैलकुलेशन करेंगे, तो प्राइस और क्वांटिटी की जो कैलकुलेशन होगी, मतलब पहले प्राइस क्या था, अभी प्राइस क्या है, पहले क्वांटिटी क्या थी, अभी क्वांटिटी क्या है। तो इस तरीके का जो कैलकुलेशन होने वाला है दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करने वाले हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूनिट 6 की जो कि है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। अब ये प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या होता है? जाहिर सी बात है, अभी हम लोगों ने बात करी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो कंज्यूमर की बात तो पूरी कंप्लीट कर ली। अब बनाने वाले की भी तो बात करो, वो क्या चाहता है, वो क्या बनाना चाहता है, कितने का बनाना चाहता है, कितने का बेचना चाहता है, उसकी क्या कॉस्टिंग आ रही है, क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है या उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन जो है ये हम लोग सीखने वाले हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर में। अब वो जो प्रोडक्ट बनाएगा और मार्केट तक के लेके आएगा इसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई। तो यूनिट 6 जो है वो हमें बताती है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के बारे में, जिसमें हम लोग शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ने वाले। अब ये शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? ऐसे मार्केट जो बहुत कम समय के लिए चले, हो सकता है वो 60 डेज 90 डेज में ही खत्म हो जाए, और ऐसे भी मार्केट है जो 20 ईयर 30 ईयर्स तक के रनिंग करते रहे, काम करते रहे। तो ऐसे मार्केट को हम लोग बोल देंगे यहाँ पे लॉन्ग रन मार्केट या लॉन्ग रन टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट की हम लोग इसमें बात करने वाले। तो बहुत सारा मटेरियल खरीदने के बाद जब हम लोग एक चीज की प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। इसी तरीके से मार्जिनल प्रोडक्ट की हम लोग
बात करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट को समझना बहुत आसान है। अगर आप जितने में भी जो भी सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, अगर उससे आपको एक ज्यादा और मिल जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम लोग प्रोड्यूसर बिहेवियर को समझते हैं। इसी तरीके से उसका जो खर्चा होता है उसको हम लोग यहां पे टीएफसी मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इस तरीके से यहां पे कैलकुलेट करते हैं। तो यूनिट 6 में प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में हम लोग को अलग अलग तरीके से जो भी प्रोडक्शन में चीजें नीडेड है उन सब के बारे में यहां पे बात करना पड़ेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर में। अब हम लोगों ने जब चीजें बनाई और बेची, बनाने के बाद जब बेचेंगे तो क्या आएगा? मनी मनी मनी, है ना। तो ये जो पैसा आया इसको हम लोग यहां पे लेते हैं रेवेन्यू के नाम से। अब रेवेन्यू कैसे आएगा? बहुत सारा आ जाएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा, कैसे आएगा? तो ये सब रेवेन्यू में हम लोगों को पढ़ना है कि रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। अब सप्लाई कितनी करनी है? अगर ज्यादा सप्लाई कर देंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट में उन प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाएगी। और मान लेते हैं अगर सप्लाई कम करते हैं तो डिमांड तो बढ़ जाएगी, हो सकता है मगर मार्केट से ही वो प्रोडक्ट आउट हो जाए। तो ये जो हमारा प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई है इसमें एक रेवेन्यू बहुत बड़ा पार्ट है। अगर पैसा आएगा ही नहीं तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों आगे काम करेगा? मतलब हर बिजनेस का एक्सपेक्टेशन होता है कि हम लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, और अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज खोल पाएंगे। तो सबसे मैक्सिमम उनका फोकस किस पे होता है? हमेशा रेवेन्यू पे फोकस होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पे, अब बात करते हैं हम लोग मार्केट की। अब ये मार्केट क्या होता है, कौन सी कंडीशन में मार्केट काम करता है, क्या होते होंगे मार्केट? क्या हम लोगों के घर के आसपास जो छोटे मोटे शॉपकीपर्स है क्या वो मार्केट है? तो मार्केट होता क्या होगा, कैसे काम करता होगा? तो हमको सबसे इजी लैंग्वेज में ये पता है कि मार्केट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स आर रेडी टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऐसी जगह जहां पे लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कुछ लोग बेचने आते हैं, कुछ लोग खरीदने आते हैं। तो जो सामान का लेन देन है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उस जगह को कहा जाता है मार्केट। बट आजकल तो ऐसा नहीं है, हम लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इन सब से सामान खरीद रहे हैं, तो ये सारा का सारा ऑनलाइन मार्केट हो गया। हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिजिटल मार्केट का पार्ट है। तो अब जरूरी नहीं है कि जगह पे ही वो सारी चीज मिले, आप चाहो तो घर बैठे पूरा मार्केट खरीद सकते हो। तो आप भाई शॉपिंग करने भी जाने की जरूरत नहीं है, मतलब पेट्रोल का खर्चा हमारा बच गया। दूसरा, वैरायटीज बहुत सारी मिल गई। तो हम लोग ये समझेंगे यहां पे यूनिट नंबर 7 में कि मार्केट क्या होता है, किस तरीके के मार्केट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है मार्केट में। भाई मार्केट में बैठे हुए तो कंपटीशन तो फेस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं क्लास 11th में हम लोग आ गए तो हम लोग को स्कोर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बाकी लोगों से कंपीट करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो मार्केट में लोग बैठे हुए उनको उन्हीं के सेम प्रोडक्ट में जो भी डील करने वाले हैं उन्हीं से क्या करना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग इसको समझते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग को और क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। तो परफेक्ट कंपटीशन में उसके फीचर्स हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे। हमें पढ़ना पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब जो डिमांड है और सप्लाई है मार्केट की, डिमांड का मतलब जो कंज्यूमर करे और सप्लाई का मतलब जो प्रोड्यूसर करे। तो अब जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा, हो सकता है वो डिमांड बढ़ जाए, हो सकता है वो शिफ्ट बढ़ जाए। तो कैसे कंबाइन करेंगे, इसके कैसे ग्राफ्स बनाएंगे, ये सब हम लोगों को परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि प्राइस सीलिंग क्या होती है। गवर्नमेंट अगर किसी चीज के प्राइस को डिसाइड कर ले तो वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, है ना। इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी है वो भी हम लोगों को मार्केट में समझनी पड़ेगी। तो ये परफेक्ट कंपटीशन के पार्ट है। इसमें एक और चीज आती है, प्राइस फ्लोर क्या होता है। तो प्राइस फ्लोर को भी हम लोग क्या करेंगे, डीपली एकदम एनालाइज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पूरा का पूरा 80 मार्क्स, 80 आउट ऑफ 80 को हम लोगों को कैसे कवर करना है, कैसे सेग्रीगेशन करना है, ये सब हम लोगों ने अभी देखा। 20 मार्क्स की हम लोग बात करें जो पार्ट सी था, ये एंटायरली टीचर्स के हाथ में होता है। तो ये प्रोजेक्ट टीचर्स आपको देंगी और 20 में से जो भी बाइफर्गेशन होगा उस तरीके से आपको क्या करेंगे, यहां पे टीचर्स पूरा का पूरा डेटा दे देंगे और आपको वहां पे वाइवा बहुत अच्छे से देना होगा। क्यों? क्योंकि जो 80 मार्क्स है, जो आप थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये सब में से ही हो सकता है टीचर पूछ ले, या हो सकता है आउट ऑफ द टॉपिक, मतलब बुक के अलावा भी कोई केस स्टडी दे सकती है। तो बहुत सारे टॉपिक्स यहां पे दिए जा सकते हैं।
तो आज हम लोगों ने बात करी क्लास 11th के कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर की, जिसमें हम लोगों को अचीव करना है 80 आउट ऑफ 80। बाकी 20 मार्क्स जो है वो किसके हाथ में है? मैंने अभी कहा आपको, टीचर्स के हाथ में। तो टीचर से बना के रखनी है। तो आज हम लोगों ने स्टेप अप एकेडमी में पूरी के पूरे स्ट्रक्चर की हम लोगों ने बात करी। यहां पे एक जगह पे सारे तरीके की टीचिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्लास 6 से लेकर 12 तक के, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सारी की तैयारी एक ही जगह की जाती है। मेरे ख्याल से इस वीडियो में सारा आप लोगों ने कवर कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे बहुत अच्छे से सारी चीजें बड़ी आसान तरीके से आपको डिलीवर करी जाने वाली है। तो इस चैनल के साथ बने रहिए, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।